नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओमकार चौधरी। क्या ज़माना आ गया है, अपराधी, आरोपी जिन पर घोटालों के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो अब जांच एजेंसियों को बता रहे हैं कि वो कब पेश होंगे पूछताछ के लिए, कैसे पेश होंगे और इसमें भी तरह-तरह की शर्तें लगा रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, किसी ने लूटपाट की है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, बड़ा घोटाला किया है, उसकी सीबीआई जांच हुई है, रिपोर्ट आ गई है, ईडी को उसमें दखल-अंदाज़ी देनी पड़ी। इसी मामले में ईडी ऑलरेडी 2-3 लोगों को बल्कि ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनको ज़मानतें नहीं मिल रही हैं और जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, माना जा रहा है, जिसके संकेत भी हैं, वो आदमी जाँच में सहयोग करने के बजाय 7-7, 8-8 सम्मन मिलने के बावजूद अगर पूछताछ के लिए उपलब्ध होने के बजाय उल्टे सरकार पर ही आरोप लगा रहा हो, जांच एजेंसियों को सरकार का सत्तारूढ़ दल का टूल बता करके एक ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो कि क्या हुआ हमने अगर भ्रष्टाचार किया है या घोटाले किए हैं? क्या हुआ अगर हम पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या हुआ अगर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, एक राज्यसभा सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पर क्या हमें इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि साहब हमने इस तरह का कोई काम किया है, कोई अपराध किया है? यानी ये लोग चाहते हैं कि अगर जनादेश मिला है तो फिर इनको लूट का भी लाइसेंस मिल गया है। तो कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी केंद्र की एजेंसी हमारे खिलाफ जांच पड़ताल कैसे कर सकती है? और अगर जांच पड़ताल करेगी तो फिर हम इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि हम इसको राजनीतिक रंग दें और राजनीतिक चाशनी में लाभ उठाने की कोशिश करें। बजाय इसके कि शर्मिंदगी हो, नैतिक आधार पर भी, कानूनी आधार पर भी, संवैधानिक आधार पर भी आप गलत काम कर रहे हैं। आपने जो शपथ ले रखी है, आप उसकी भी उल्लंघन कर रहे हैं। और जिस अन्ना आंदोलन के गर्भ से आप निकल कर के बहुत लंबी-लंबी, चौड़ी-चौड़ी बातें करते थे, आपने उन पर भी एक तरीके से पानी फेरने का काम किया है। और जो इस तरह का विश्वासघात करे जनता से, उसको तो डबल, ट्रिपल बल्कि 4 गुना सज़ा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 8वां समन जब इनको जारी किया गया था, तो कहा गया था कि 4 मार्च को आप पेश होइए। इससे पहले जब 7वां समन भी इनको जारी किया गया, छठा भी जब जारी किया गया, तो इनका जवाब क्या था कि साहब ईडी को 16 मार्च का इंतज़ार करना चाहिए, जब राउज़ एवेन्यू कोर्ट ये बताएगी या फैसला सुनाएगी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने सवालों का जवाब देने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब 5 समन पर भी ये हजरत नहीं गए, तो ईडी राउज़ एवेन्यू कोर्ट चली गई थी और उसने डिटेल जानकारी दी थी कि साहब ये सम्मन हमने जारी किए थे और इनसे पूछताछ की जानी थी शराब घोटाले में ही, और ये उपस्थित नहीं हुए। बहाने बनाते रहे। पहले समन पर बहाना बना दिया कि मैं तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मैं तो स्टार प्रचारक हूँ।
दूसरे पर विपश्यना के लिए चले गए, तीसरे पर कोई और बहाना बना दिया, चौथे पर कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। फिर ये कह दिया कि ये तो अवैध समन है, इसमें तो यही नहीं बताया जा रहा है कि मेरा कसूर क्या है या मुझे बुलाया क्यों जा रहा है। 8वें समन के बाद भी इनका जवाब यही है कि साहब कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और चलो हम इसको अवैध मान रहे हैं, पर हमें 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए और तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं जवाब दूंगा। यानी जिस आदमी पर गंभीर किस्म के आरोप हैं, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड होने के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं, वो एजेंसी को कह रहे हैं कि आप हमें एक तो 12 मार्च के बाद का समय दीजिए, दूसरे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपको जवाब देंगे। हालांकि ईडी का भी अधिकृत बयान आ गया है केजरीवाल की इस नई शर्त पर और उसका कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान ईडी के कानून में नहीं है, आपको फिजिकली ही पेश होना पड़ेगा, यानी आना ही पड़ेगा। 12 मार्च की तारीख क्यों दी है इन्होंने? 12 मार्च के बाद की तारीख क्यों दी है? क्यों मांगी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने चतुर सुजान हैं, जितने चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ी आसानी से समझ में आता है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसकी तारीखों का जो ऐलान है वो 11 मार्च 2019 को हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, तो शायद वो 9, 10, 11 मार्च को होगी। लेकिन बहुत संभव है कि इन 3 तारीखों में ना हो, 12 को भी ना हो, 12 के बाद हो, तब पता चले कि भई कब चुनाव है। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि सब लोकसभा के चुनाव अगर एक बार हो जाएँ, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। अब लीगल टीम तो उन्होंने गठित कर ही रखी है, उसको भारी भरकम फीस सरकारी खजाने से ही जा रही है और वो लीगल टीम इनको लगातार सलाह दे रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को खींचते जाओ और स हर समन के साथ कुछ नया बहाना बना करके उसको टालते जाओ। और कुल मिलाकर के प्रयास क्या है? वो ये है कि लोकसभा चुनाव के समय ये किसी तरीके से बाहर रहें। अब कुछ राज्यों में तो उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं अपने, कुछ में अभी घोषित करने हैं। हरियाणा और दिल्ली के प्रत्याशी घोषित किए हैं, पंजाब के अभी रह रहे हैं। कुछ दूसरे राज्यों में भी जाहिर है कि ये उम्मीदवार तो खड़े करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। जो एक बार मायावती बदनाम हुई थी कि साहब बिना लिए दिए वो टिकट ही नहीं देती किसी को, तो उसी तरह की धारणा इनके बारे में भी चल ही रही है आजकल। जिस तरीके से इन्होंने एक समय जब दिल्ली से राज्यसभा के 3 मेंबर भेजने थे, चुनने थे, उस समय केवल संजय सिंह को तो भेज दिया, उनको तो चुन लिया, पर 2 और जो धनी-मानी व्यक्ति थे, उद्योगपति थे, उनको भेजने का फैसला किया, बजाय इसके कि जो इनकी पार्टी के यानी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, कुमार विश्वास या दूसरे लोग, उनमें से किसी को भेजते, इन्होंने एक अलग रास्ता अख्तियार किया। इसके बाद फिर पंजाब में भी जब नौबत आई तो वहाँ भी कुछ ऐसे लोगों को चुना। पर अपना कहने का आशय ये है कि अरविंद केजरीवाल चतुर सुजान बन रहे हैं। उनको लग रहा है कि 12 मार्च के बाद की तारीख अगर मैं चुनाव आयोग ईडी से माँगूँगा, तो तब तक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर चुका होगा और ये सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे याचिका दाखिल करके
कि साहब देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। मैं ही पार्टी का स्टार प्रचारक भी हूँ, संयोजक भी हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी हूँ और मेरा ही चेहरा है पार्टी के लिए। मैं ही ब्रांड हूँ पार्टी का और अगर मुझे ही इस समय ईडी गिरफ्तार कर लेगी या जेल भेज देगी, तो जो अतीत में गिरफ्तारियां हुई हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा विजय नायर और दूसरे तमाम लोग, उनको तो अभी तक भी जमानत नहीं मिली है और ईडी के नियम कुछ ऐसे हैं कि आसानी से किसी को जमानत मिलती भी नहीं है, एक बार किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो। तो इस बेस पर ये जमानत लेंगे या अंतरिम जमानत लेंगे या लोकसभा चुनाव तक राहत प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये इनका नया दांव है। पर क्या ये नया दांव इनका सिरे चढ़ेगा? क्या ये कारगर होगा? क्या अरविंद केजरीवाल अब भी अपनी गिरफ्तारी को टाल पाएंगे? और बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन जब 7वें 8वें समन तक भी पेश नहीं हुए थे ईडी के सामने जमीन घोटाले वाले मामले में, तो ईडी ने क्या कर लिया? वो तो 8वें समन के बाद इस शर्त पर तैयार हुए पूछताछ के लिए भी कि मैं ईडी के दफ्तर नहीं आऊंगा, ईडी को मुख्यमंत्री आवास पर आना पड़ेगा और ईडी के अधिकारी चले भी गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई, सारे काम हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 7-8 समन अवॉइड किए हैं, उसके 2-3 कारण समझ में आ रहे थे। एक तो ये कोशिश कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव तक ये बाहर रहें। दूसरी कोशिश इनकी ये थी कि दिल्ली का बजट पेश हो जाए, पारित हो जाए, उसके बाद ये जाएँ। तीसरा कारण ये समझ में आता है कि ये टिकट तय कर लेना चाहते थे अपने बाहर रहते हुए ही कि कहाँ से कौन लड़ेगा। और इसमें दिल्ली के बजट पेश करने में भी आपने ये देखा होगा, नोट किया होगा कि जो बजट आम तौर पर फरवरी में किसी समय पेश हो जाता है, उसको जानबूझ करके लटकाया गया और वो 4 मार्च को आकर के पेश किया गया, यानी आज पेश किया गया। अब इस पर बहस होगी, भाषणबाजी होगी, फिर वो पारित किया जाएगा। तो तब तक अरविंद केजरीवाल जो टाइम बिताने वाला उनका दांव है, उस पर अमल करते रहना चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी इनको 12 मार्च के बाद की तारीख देती है या इससे पहले ही सीएम हाउस जाकर के इनसे पूछताछ करती है और इनको अरेस्ट करती है। वैसे इस बात की संभावना मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर कम लग रही है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले कोई इस तरह का काम ईडी करेगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। छूट देती है तो भी गलत मैसेज जाएगा, गिरफ्तार करती है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम है, जो पार्टी के लोग हैं, वो यहां भी हल्ला मचाएंगे, वो चंडीगढ़ से लेकर के पंजाब तक और दूसरे राज्यों में भी हल्ला मचाएंगे। यानी एक सहानुभूति का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे और उसका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ईडी क्या करती है और बहुत हद तक ये अब फैसला मुझे जो लगता है ये टॉप लेवल पर होगा, यानी गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर होगा और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उनसे भी सलाह लेकर के होगा। अगर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया जाता है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कोई सहानुभूति वोट इनको मिलती है या केंद्र सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं
कि इनको किन धत कर्मों की वजह से, घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। और ये तो इनकी तो पूरी टीम यही माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि चूंकि मोदी जी डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, इसलिए उनको गिरफ्तार करा लिया कि कहीं लोकसभा चुनाव में वो इनके लिए चुनौती ना बन जाए। ये कितना हास्यास्पद और बचकाना इनका बयान होता है और बहाना होता है। 2019 के इलेक्शन में भी इन्होंने दुनिया भर के कैंडिडेट खड़े किए थे और जीते कितने थे? बस 1 सीट, पंजाब के संगरूर की। और बात क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। यानी आप पाप करिए, घोटाले करिए, भ्रष्टाचार करिए और अगर एजेंसियां आपको पूछताछ के लिए बुलाए या आपको गिरफ्तार करे, तो आप हल्ला मचाइए कि सब राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, बहुत बुरा समय आ गया है और अरविंद केजरीवाल के लिए अगले कुछ दिन वाक़ई बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।